हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम अपकृत्य विधि अर्थात लॉ ऑफ टार्ट से संबंधित एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे और यह इस जो सीरीज है इसका सेकंड वीडियो है। और इसके पहले के वीडियो में हमने 50 प्रश्नों को हल किया था, जो कि कोशिश थी कि पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ जो है हम उसको हल करें और आपकी जो सभी जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करने में मदद हो सके। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम ये नेक्स्ट वीडियो को इसमें रिकॉर्ड कर रहे हैं और उम्मीद है कि यह जो वीडियो होगा आपकी जो तैयारी है उसको बेहतर करने में सहायक होगा। और इस प्रकार के और भी वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और तो इसमें पहला क्वेश्चन है, अधिनियम के प्राधिकार जिसे सांविधिक प्राधिकार कहा जाता है, सांविधिक प्राधिकार का बचाव सफलतापूर्वक किस केस में लिया गया था। तो यह जो बचाव है वह ग्रीन बनाम चेलेसिया वाटर वर्क्स का केस है, तो इसी में इसको जो बचाव के रूप में लिया गया था। इसके अलावा वर्ड बनाम जोश का जो केस है वह मिथ्या कारावास से संबंधित है। रायलैंड्स बनाम फ्लेचर का जो केस है वह कठोर दायित्व से संबंधित है। इसके अलावा भारत के संदर्भ में जो एमसी मेहता के केस में पूर्ण दायित्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। भारत में जो है कठोर दायित्व का सिद्धांत नहीं मान्य है, बल्कि यहाँ पूर्ण दायित्व का सिद्धांत है, जो कि एमसी मेहता के केस में प्रतिपादित किया गया था। बोल्टन बनाम स्टोन का केस जो है यह उपेक्षा से संबंधित है। और उपेक्षा से संबंधित एक दूसरा जो केस बहुत महत्वपूर्ण है वह डोनोग वर्सेज स्टीवेंसन का केस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपकृत्य विधि में निम्नलिखित में से कौन सा वाद प्राइवेट प्रतिरक्षा के आधार पर बचाव से संबंधित है। तो प्राइवेट प्रतिरक्षा के आधार पर बचाव से जो संबंधित केस है वह बर्ड बनाम हालबुक का केस है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाद अपकृत्य में आवश्यकता के प्रतिवाद से संबंधित है। तो आवश्यकता के प्रतिवाद से जो संबंधित केस है वह किर्क वर्सेज ग्रेगरी का केस है। इसके अलावा स्मिथ बनाम बेकर का जो केस है यह सहमति से संबंधित है। और स्टैनली बनाम पावेल का जो केस है यह अनिवार्य दुर्घटना से संबंधित है। और बर्ड बनाम होलबुक का जो केस है यह प्रतिरक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट है, स्वेच्छा से क्षति स्वीकार करने के नियम की परिभाषा के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो इसमें पहला है कि सहमति स्वतंत्र होनी चाहिए, तो यह सही है। दूसरा है कि जो बचाव है इसके मामले में सहमति जो है बचाव नहीं है, तो यह भी सही है। तीसरा है कि अवैध कार्य के लिए सहमति कोई सहमति नहीं होती है, तो यह भी सही है। और जोखिम का ज्ञान होना मात्र जो है एक सहमति है, तो यही जो है एक वैध प्रतिरक्षा नहीं है, इसे ही साइंटी नॉन फिट इंजूरिया कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पहला है निकोलस बनाम मार्शलैंड का जो केस है यह दैवकृत्य से संबंधित है, तो यह सुमेलित है। दूसरा है इलियट बनाम विकिल्स का जो केस है यह प्राइवेट प्रतिरक्षा से है, यह भी सुमेलित है। और तीसरा है ब्राउन बनाम कैंडल का केस, यह अवश्यंभावी दुर्घटना से या अनिवार्य दुर्घटना से संबंधित है, तो यह भी सही है। अनिवार्य दुर्घटना से संबंधित जो कुछ केस और हैं जैसे स्टैनली बनाम पावेल्स का है, होम्स बनाम मेथर का केस है और पद्मावती बनाम दुग्गा नायिका का केस है, तो यह तीन केस जो है इस पे बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जानना जरूरी है। इसके अलावा हेंस बनाम हार्वुड का जो केस है यही आवश्यकता से संबंधित नहीं है, बल्कि यह सहमति से संबंधित है। हेंस बनाम हार्वुड, तो यहाँ पर सुमेलित नहीं है, तो डी वाला सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, यदि एक व्यक्ति अपकृत्य विधि के अंतर्गत पब्लिक न्यूसेंस के लिए वाद लाना चाहता है तो उसे सिद्ध करना होगा कि जो क्षति है वह प्रत्यक्ष है, सारभूत है और सिर्फ उसे ही नहीं हुई थी बल्कि वह पब्लिक को क्षति हुई है। नेक्स्ट है, बचाव कार्यों के मामले में सहमति का प्रतिवाद लागू न होने के सिद्धांत पर एक निदर्शक केस है। तो सहमति का प्रतिवाद जो है नहीं दिया गया था डॉन बनाम हैमिल्टन के केस में। तो इस केस में जो महिला है उसको यह पता था कि जो गाड़ी का ड्राइवर है वह नशे में है, फिर भी वह जो है यह जानते हुए उसकी गाड़ी में बैठती है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वह जो महिला है वह चोटिल हो जाती है। तो वह महिला उस ड्राइवर के खिलाफ
प्रतिकर के लिए मुकदमा दायर करती है, तो ऐसी स्थिति में जो ड्राइवर है वह इस बात का दावा करता है या प्रतिवाद करता है कि महिला को यह जानकारी थी कि हम जो है नशे में हैं, फिर भी वह गाड़ी में बैठती है, तो इसका तात्पर्य है कि वह इस बात की सहमति देती है कि उसे अगर कोई क्षति कारित होती है तो उसे कोई जो है अपराध नहीं होगा। तो लेकिन यह जो है उसका जो प्रतिदावा है ड्राइवर का, उसको स्वीकार नहीं किया गया। नेक्स्ट केस है, जब असाधारण प्राकृतिक शक्तियां कार्यरत होती हैं जिससे वादी को भारी क्षति होती है तो प्रतिवादी अपने बचाव का तर्क ले सकता है। तो किस प्रकार का तर्क वह ले सकता है? तो वह जो है दैव कृत्य का तर्क ले सकता है, क्योंकि दैव कृत्य में क्या होता है कि एक प्राकृतिक घटना होती है और ऐसी घटना होती है जो कि असाधारण प्रकृति की होती है और उसका पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, सामान्यतः दुष्कृत्य के अंतर्गत की गई कार्यवाही में यह बचाव उपलब्ध नहीं होता है, अर्थात अपकृत्य विधि के अंतर्गत जो बचाव के लिए कुछ अपवाद दिए गए हैं तो इसमें से बताया गया है कि यह अपवाद नहीं है। तो अपवाद जो है, तो तथ्य की भूल जो है यह कोई बचाव उपलब्ध नहीं होगा, बाकी सहमति है, अंशदायी उपेक्षा है और अपरिहार्य दुर्घटना है, तो यह जो है अपकृत्य विधि के अंतर्गत एक बचाव है, लेकिन तथ्य की भूल कोई बचाव के रूप में उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वादों में से कौन सा अपरिहार्य दुर्घटना से संबंधित नहीं है? तो रामलिंग नाडर बनाम नारायण रेड्डियार, यह नारायण है, रेड्डियार का जो केस है यही जो है अपरिहार्य या अनिवार्य दुर्घटना से संबंधित नहीं है, बल्कि यह दैव कृत्य से संबंधित है, अर्थात एक्ट ऑफ गॉड से संबंधित है। बाकी अनिवार्य दुर्घटना से संबंधित जो केस हैं ये तीनों हैं, पद्मावती बनाम दुग्गा नयिका, स्टैनली बनाम पावेल और होम्स बनाम मादर या मेथर का केस। नेक्स्ट है, अतिचारी को हटाने में बल प्रयोग के औचित्य के लिए वादी का संपत्ति में वास्तविक कब्जा या कब्जा करने का अधिकार होना आवश्यक है। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के संबंध में इस सिद्धांत का अभिकथन किया गया था, तो यह जो किस केस में किया गया था? तो ऐसा जो कथन है वह होम्स बनाम बैगी का केस है, इसी केस में ऐसा जो कथन है वह किया गया था न्यायालय के द्वारा। नेक्स्ट है, अपकृत्य के कुछ निश्चित कृत्यों में निम्नलिखित में से कौन पर्याप्त बचाव हैं? तो अपकृत्य के अंतर्गत जो बचाव हैं या अपवाद के रूप में या प्रतिरक्षा के रूप में जो तर्क दिए जाते हैं उसके अंतर्गत सहमति होती है और दैव कृत्य है, ये पहला और तीसरा होते हैं, लेकिन सहमति क्षति का ज्ञान होने पर किया गया कार्य क्षति नहीं होता है, तो ऐसा कोई बचाव जो है वहाँ पे उपलब्ध नहीं है। तो इस प्रकार से एक और यह तीन जो है अर्थात जो सी वाला विकल्प है यही सही होगा। नेक्स्ट है, मेट्रोपॉलिटन एसाइलम डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स बनाम हिल, यह किस बचाव का एक निदर्शकवाद है? तो यह जो है सांविधिक प्राधिकार के संदर्भ में एक जो है लीडिंग केस है। नेक्स्ट है, सम्मति ऐसे बचावकर्ता के दावे के विरुद्ध कोई प्रतिवाद नहीं बन सकती है जिसको प्रतिवादी की उपेक्षा से उत्पन्न जोखिम से किसी का बचाव करते हुए क्षति पहुंची है। तो इस सिद्धांत पर लीडिंग केस कौन सा है? तो इस सिद्धांत पर जो लीडिंग केस है वह है हेंस बनाम हार्वुड का केस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से कौन सा कथन सही है पूछा है, तो इसमें जो डी वाला विकल्प है कि तथ्य की भूल अपवाद स्वरूप कुछ अपकृत्यों में दायित्वों से छूट का एक आधार हो सकती है, तो यही जो कथन है वह सही है। बाकी तथ्य की भूल सभी अपकृत्यों में दायित्व से छूट का आधार होती है, तो यह सही नहीं है, क्योंकि जो कठोर दायित्व हैं या पूर्ण दायित्व हैं वहाँ पर तथ्य की भूल का बचाव नहीं लिया जा सकता है। विधि की भूल अनेक अपकृत्यों में दायित्व से छूट का एक आधार होती है, तो विधि की भूल तो कभी भी जो है दायित्व में छूट से कोई आधार नहीं होती है। और पहला है भूल अपकृत्य में कोई अपवाद नहीं है, तो यह भी गलत है, क्योंकि जो 9 अपवाद दिए गए हैं उसके अंतर्गत एक भूल भी अपवाद के रूप में शामिल है। नेक्स्ट है, यह तर्क कि अपकृत्य के रूप में परिवादित परिणाम न तो प्रतिवादी के द्वारा आशयित थे
और न ही उसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता था और न ही युक्तियुक्त सावधानी और कौशल के प्रयोग से उसको टाला जा सकता था, तो ऐसे में वह किस बात का प्रतिवाद वहाँ पर लिया जा सकता है? तो ऐसा जो मामला होता है वह अपरिहार्य या अनिवार्य दुर्घटना का प्रतिवाद वहाँ पर लिया जा सकता है, क्योंकि अनिवार्य या अपरिहार्य दुर्घटना एक ऐसा कार्य है जहाँ पर जो परिवादी है या प्रतिवादी है, तो प्रतिवादी जो है उस घटना का उस कार्य को करने का उसका कोई आशय नहीं था, न ही उसका कोई पूर्वानुमान लगाया जा सकता था, न ही उसको युक्तियुक्त सावधानी और कौशल से उसको टाला जा सकता था। तो ऐसा अगर कोई कार्य किया जाता है तो वहाँ पर अपरिहार्य दुर्घटना का बचाव लिया जा सकता है और जो प्रतिवादी होगा तो वह जो है उस कार्य के लिए दोषी नहीं समझा जाएगा। नेक्स्ट है ज्ञान का अर्थ सहमति नहीं होता है। तो यह जो है किस सूत्र के द्वारा इसे व्यक्त किया जाता है? तो यह सूत्र है साइंटी नॉन फिट इंजुरिया। तो यह एक सूत्र है, इसी का तात्पर्य है कि जो किसी घटना का ज्ञान यह नहीं समझा जाएगा कि व्यक्ति उस घटना के घटित होने पर कि अपनी जो है सहमति दिया है। नेक्स्ट है ब्यूरान बनाम डेनमैन का वाद किससे संबंधित है? तो यह जो केस है वह राज्यकृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट है जोखिम की जानकारी में जोखिम की स्वीकृति अनिवार्य रूप से समाविष्ट नहीं है। तो यह जो सिद्धांत है वह सबसे पहले किस केस में अभिकथित किया गया था? अभिकथित है, तो यह जो है कथन किया गया था थॉमस बनाम क्वार्टरमैन के केस में। नेक्स्ट है अपकृत्य के लिए कौन से पर्याप्त प्रतिरक्षा हैं? तो अपकृत्य के अंतर्गत जो प्रतिरक्षा हैं, जैसा कि हमने कई बार देखा भी है कि उसमें दो प्रतिरक्षा उपलब्ध होते हैं। पहला है स्वेच्छा से स्वीकृति कार्य से क्षति नहीं होती है, अर्थात जो स्वेच्छा है वह एक प्रतिरक्षा होती है। खतरे का ज्ञान यह कोई प्रतिरक्षा नहीं है और दैवकृति भी प्रतिरक्षा है। तो इस प्रकार से 1 और 3 जो है यह अपकृत्य के अंतर्गत एक मान्य प्रतिरक्षा के रूप में शामिल हैं, जबकि जो दूसरा है खतरे का ज्ञान तो यह कोई प्रतिरक्षा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही उत्तर चुनिए। तो दैवकृत्य के प्रतिवाद का आवश्यक तत्व क्या है? तो इसमें से दैवकृत्य के प्रतिवाद का आवश्यक तत्व है कि जो कार्य है या जो घटना है वह प्राकृतिक शक्तियों का अकस्मात परिचालन है, अर्थात प्राकृतिक जो शक्तियां हैं इस प्रकार से आकस्मिक रूप से या अचानक चलने लगती हैं जिसका कि कोई मानव मस्तिष्क अनुमान नहीं कर सकता है। तो यह बी वाला विकल्प ही सही है। नेक्स्ट है शरीर की सुरक्षा के बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण स्थान है वह पारिवारिक संबंधों की सुरक्षा का होता है। तो यह जो कथन है वह किसका है? तो यह कथन सर फ्रेडरिक पोलक का है और इनका यह मानना था कि कोई व्यक्ति अपने शरीर की सुरक्षा के बाद जो दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण जिसे स्थान देगा या जिसे महत्व देगा वह जो है पारिवारिक संबंध होंगे। नेक्स्ट है मिथ्या कारावास होने के लिए गमनागमन या मूवमेंट की स्वतंत्रता पर अवरोध पूर्ण होना चाहिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा इस संबंध में सही है? तो इस संबंध में जो सही कथन है वह दूसरा है कि अपकृत्य विधि के अंतर्गत कार्यवाही में अवरोध पूर्ण भी हो सकता है और आंशिक भी हो सकता है, लेकिन जब पूर्ण अवरोध होता है तो वह जो है अपराध हो जाता है, अर्थात जो आपराधिक विधि है उसमें जो मिथ्या कारावास है उसके लिए पूर्ण जो है अवरोध होना आवश्यक है, लेकिन अपकृत्य विधि के अंतर्गत जो अवरोध है यह पूर्ण भी हो सकता है और आंशिक भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मामले में स्वेच्छा से स्वीकृति क्षति की प्रतिरक्षा उपलब्ध नहीं होती है? तो सामान्य नियम तो यह है कि अगर कोई व्यक्ति जो क्षति है उसकी स्वीकृति दे देता है, अर्थात खतरा को उठाने की स्वीकृति दे देता है, तो वह जो है पीड़ित नहीं समझा जाता है। लेकिन इसका कुछ अपवाद भी है, जबकि जो स्वीकृति है उसको भी प्रतिरक्षा के रूप में जो है उपलब्ध नहीं होगा। तो विकल्प देखते हैं कि एक शल्य चिकित्सक एक रोगी के जीवन की रक्षा के लिए उसका एक अंग काट देता है, तो यहाँ पर माना जाएगा कि जो रोगी है उसने डॉक्टर को ऐसा करने की जो है स्वीकृति दी थी, तो यह एक डॉक्टर को एक वैध प्रतिरक्षा होगी। दूसरा है एक फुटबॉल मैच में एक खिलाड़ी को क्षति कारित होती है, तो फुटबॉल के खेल में जो खिलाड़ी होता है वह अपनी सहमति देता है कि अगर खेल के दौरान हमको चोट लगती है तो वहाँ पर जो कोई व्यक्ति है वह अपराधी नहीं होगा और खिलाड़ी जो है वह पीड़ित नहीं होगा। तीसरा है कि एक धार्मिक समारोह में
नंगी तलवार से खेल खेल में युद्ध करते समय क्षतिकारित होती है, तो यह जो है सहमति की कोई जो प्रतिरक्षा नहीं होगी। नेक्स्ट है बचाव मामलों में सम्मति का प्रतिवाद लागू न होने के सिद्धांत के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा निदर्शक न्यायिक विनिश्चय है, अर्थात इसमें से कौन सा जो केस है वह एक लीडिंग केस है। तो यह है हिंस बनाम हार्वुड का केस, और यह जो केस है वह सहमति से संबंधित है। कई बार यह भी पूछा गया है कि यह हिंस बनाम हार्वुड का केस वह किस विषय पर महत्वपूर्ण केस है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अपकृत्य में बचाव नहीं है। तो अपकृत्य के अंतर्गत जो बचाव है भूल है, आवश्यकता है, सांविधिक प्राधिकार है, लेकिन बाल्यावस्था जो है यह कोई बचाव नहीं है। नेक्स्ट है जब वादी को असाधारण प्राकृतिक शक्तियों के कारण भारी हानि होती है तब प्रतिवादी के द्वारा निम्नलिखित बचाव में से कौन सा बचाव लिया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो है दैवकृत्य का बचाव लिया जा सकता है, जबकि उसे असाधारण प्राकृतिक शक्तियों के कारण भारी हानि होती है, जैसे कि बहुत तेज तूफान आए या बहुत तेज बारिश हुए जिसके कारण जो है किसी व्यक्ति का मकान गिर जाए, तो वहाँ पर जो है जो उस मकान के गिरने से अगर कोई पीड़ित होता है तो वहाँ पर जिस व्यक्ति का मकान है उसके ऊपर वह वाद दायर नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका जो मकान गिरना है वह असाधारण प्राकृतिक शक्तियों के कारण हुआ है, अर्थात दैवकृत्य के कारण हुआ है। नेक्स्ट है संयुक्त अपकृत्यकर्ता गठित करने के लिए होनी चाहिए, अर्थात कई अभियुक्त हैं वह कब माने जाएंगे कि वे संयुक्त अपकृत्यकर्ता हैं। तो यहाँ पर जो है यह सामान्य आशय है जो कि हम आईपीसी में पढ़ते हैं, अर्थात कॉमन इंटेंशन अगर उन सब का है तो यह माना जाएगा कि वे जो है संयुक्त अपकृत्यकर्ता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं के मध्य दायित्व होता है। तो संयुक्त अपकृत्यकर्ता के मध्य जो दायित्व होता है वह संयुक्त होता है और पृथक पृथक ये दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट है धरणीधर बनाम चंद्रशेखर के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि मेरीवेदर बनाम निक्सन का जो सिद्धांत है वह भारतीय अपकृत्य विधि में लागू नहीं होता है। तो धरणीधर बनाम चंद्रशेखर का जो केस है यह उच्चतम न्यायालय का नहीं है, बल्कि यह इलाहाबाद उच्च न्यायालय का है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस है, यह 1951 का केस है, और इस केस में यह निर्णय दिया गया कि मेरीवेदर बनाम निक्सन का जो सिद्धांत है, जो उस केस में सिद्धांत दिया गया था, उसे भारतीय जो है अपकृत्य विधि के अंतर्गत जो है उसे लागू नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं लागू किया जा सकता? क्योंकि यह जो सिद्धांत है वह साम्य तथा लोक नीति पर आधारित नहीं था। तो मेरीवेदर बनाम निक्सन का जो केस है वो हम आगे के प्रश्नों में देखेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। और मेरीवेदर बनाम निक्सन और धरणीधर बनाम चंद्रशेखर यह दोनों ही जो मामले हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनको ध्यान में रखना आवश्यक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वाद संयुक्त अपकृत्यकर्ता से संबंधित है। तो इसमें जो है संयुक्त अपकृत्यकर्ता से संबंधित जो केस है वह बुल नहीं है, बल्कि ब्रुक बनाम बुल है। ब्रुक बनाम बुल का जो केस है वह संयुक्त अपकृत्यकर्ता से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वाद संयुक्त अपकृत्यकर्ता से संबंधित है। तो फिर से वही केस है, संयुक्त अपकृत्यकर्ता से संबंधित केस जो है मेरीवेदर बनाम निक्सन का है। इसके अलावा ब्रुक वर्सेज बुल का केस है। इसके अलावा नवल किशोर का केस है, नवल किशोर का केस है, और धरणीधर बनाम चंद्रशेखर का जैसे कि हमने देखा है धरणीधर, जिसमें यह निर्णय दिया गया कि मेरीवेदर बनाम निक्सन के केस में जो निर्णय दिया गया है, जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है वह भारत के संदर्भ में वह लागू नहीं हो सकता है। इसके अलावा जो है खुसरेन एस गांधी बनाम गुजदर का केस है। तो यह 3-4 केस हैं जो कि संयुक्त अपकृत्यकर्ता पे हैं, ये बार बार जो है पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट केस हैं। नेक्स्ट है अपकृत्य विधि से संबंधित कपोत गवाक्ष अर्थात कबूतर खाने का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो कबूतर खाने का जो सिद्धांत है वह सामंत महोदय ने प्रतिपादित किया था। जैसा कि अभी हमने पिछले वीडियो में इस पर हमने व्यापक देखा है कि कबूतर खाने का सिद्धांत क्या होता है, और उसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। तो इसमें पहला है डैन बनाम हैमिल्टन का। तो डैन बनाम हैमिल्टन का जो केस है वह
क्षति के बिना हानि से संबंधित नहीं है, बल्कि यह जो है सहमति से संबंधित है, सहमति से संबंधित है, तो यह सुमेलित नहीं है। दूसरा है मेयर ऑफ ब्रैडफोर्ड कॉरपोरेशन बनाम पिकिल्स का जो केस है, यह अपरिहार्य दुर्घटना से संबंधित नहीं है, बल्कि यह विद्वेषपूर्ण अभियोजन से संबंधित है। और तो इस प्रकार से दूसरा भी सुमेलित नहीं है। तीसरा है एलियन बनाम फ्लड, तो यह जो है बिना क्षति के हानि, यह इससे संबंधित केस है, तो यही जो है सही सुमेलित है। और MC मेहता बनाम भारत संघ का जो केस है वह दैवकृत्य से संबंधित नहीं है, बल्कि यह पूर्ण दायित्व से संबंधित है। तो इसमें से जो C वाला विकल्प है यही सही सुमेलित है। नेक्स्ट है अपदूषण एक अपकृत्य को एक व्यक्ति के भूमि के उपयोग या उपभोग अथवा इससे संबंधित किसी अधिकार के संबंध में अवैधानिक हस्तक्षेप के रूप में परिभाषित किया गया था। तो यह जो है किसके द्वारा परिभाषित किया गया था? तो यह परिभाषित किया गया था सामान्य महोदय के द्वारा। नेक्स्ट है अपकृत्यात्मक दायित्व ऐसे कर्तव्य भंग से उत्पन्न होता है जिसे विधि के द्वारा नियत किया गया था। अर्थात अगर विधि के द्वारा कोई कर्तव्य आरोपित किया जाता है और जिस व्यक्ति के ऊपर ऐसा कर्तव्य आरोपित किया गया है वह अपने कर्तव्यों का भंग करता है, तो उसे जो है अपकृत्यात्मक दायित्व के अधीन समझा जाएगा। तो बी वाला विकल्प सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित अपकृत्यों में से किसमें दायित्व दोष पर आधारित नहीं होता है? तो यहाँ पर जो है दोष पर आधारित नहीं होता संपरिवर्तन के अंतर्गत, बाकी विद्वेषपूर्ण अभियोजन में, उपेक्षा में और अत्याचार में यह जो दोष होता है, अपकृत्य होता है, वह दोष पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह व्यक्ति जो किसी प्रकार के कार्य में एक साथ भाग लेते हैं वह उस अपकृत्य के लिए दायित्वाधीन हो जाते हैं जो उसके क्रम में कारित हुआ हो, बिना यह विचार किए कि जब तक संयुक्त कार्य है प्रत्येक ने क्या भाग लिया तथा उनका दायित्व किस प्रकार का होगा। तो उनका जो दायित्व होगा वह संयुक्त तथा पृथक, यह दोनों प्रकार के उनके दायित्व होते हैं। और इसके संदर्भ में कुछ केस हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हमने पहले भी देखा कि सबसे पहले तो मेरी वेदर बनाम निक्सन का केस है। दूसरा महत्वपूर्ण केस है धरणीधर वर्सेस चंद्रशेखर का केस है। इसके अलावा ब्रुक बनाम बुल का केस है। तो ये जो केस हैं यह सभी जो है संयुक्त दायित्व के सिद्धांत पर आधारित हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाद इस बात से संबंधित है या किस केस में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं के मध्य दायित्व के अंशदान नहीं हो सकता? तो ऐसा जो निर्णय दिया गया था वह था मेरी वेदर बनाम निक्सन का केस, लेकिन इसके निर्णय को भारत के संदर्भ में मानने से मना कर दिया गया था धरणीधर बनाम चंद्रशेखर के केस में। नेक्स्ट है दो या अधिक व्यक्ति संयुक्त अपकृत्यकर्ता कहे जाते हैं जब वह कार्य करते हैं। तो जब कोई दो व्यक्ति हैं वह सामान्य परिकल्पना को अर्थात अपने सामान्य आशय को अग्रसर करने में कोई कार्य करते हैं तो वे संयुक्त अपकृत्यकर्ता कहे जाते हैं। नेक्स्ट है दो या अधिक व्यक्ति संयुक्त अपकृत्यकर्ता हो सकते हैं यदि जो है उनकी जो सामान्य परिकल्पना हो अर्थात उनका जो सामान्य आशय है, अगर उस सामान्य के आशय के अग्रसरण में दो व्यक्ति जो है संयुक्त रूप से कार्य करते हैं तो वे संयुक्त अपकृत्यकर्ता कहलाते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं के मामले में यहाँ पर कौन सा कथन सही है? तो संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं के मामले में यह होता है कि एक व्यक्ति की अगर निर्मुक्त कर दिया जाता है तो अन्य जो व्यक्ति हैं उनकी भी जो निर्मुक्ति है वह स्वयं हो जाती है। तो यही एक महत्वपूर्ण निर्णय है। यह डक बनाम मायेयू का केस है। इसी केस में यह निर्णय दिया गया कि संयुक्त जो अपकृत्यकर्ता हैं अगर उसमें से एक को निर्मुक्त कर दिया गया अर्थात एक को दोषमुक्त कर दिया गया तो अन्य जो है वह अपने आप दोषमुक्त हो जाएंगे। नेक्स्ट है दोषपूर्ण कृत्य कारित करने में संयुक्त अपकृत्यकर्ता वे व्यक्ति होते हैं जो उसमें सहायता देते हैं, निर्देश देते हैं, दोषपूर्ण कार्य को अवैध षड्यंत्र को अग्रसर करने में कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो सभी व्यक्ति होते हैं यह संयुक्त अपकृत्यकर्ता कहलाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन संयुक्त अपकृत्यकर्ता नहीं है? तो इसमें जो है
संयुक्त रूप से अपकार करने वाले में आते हैं मालिक और उसका एजेंट, स्वामी और उसका सेवक, भागीदारी की जो फर्म के भागीदार हैं, लेकिन इसमें माता पिता और बालक जो है संयुक्त अपकृतकर्ता के अंतर्गत नहीं आते हैं। नेक्स्ट है, जबकि दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही अपकृत्य का कार्य जो है किसी एक ही वादी के विरुद्ध करते हैं तब वे हो सकते हैं, तब वे जो है सामूहिक अपकृतकर्ता हो सकते हैं, लेकिन वे संयुक्त अपकृतकर्ता नहीं होंगे। तो संयुक्त अपकृतकर्ता और सामूहिक अपकृतकर्ता में अंतर है। तो सामूहिक जो अपकृत्य करते हैं इसका तात्पर्य है कि वहाँ पर दिमाग का मिलन नहीं हुआ है, अर्थात उनमें जो है सामान्य आशय नहीं है बल्कि समान आशय है, तो इसलिए ये सामूहिक अपकृत्यकर्ता कहलाएंगे, न कि जो है संयुक्त अपकृत्यकर्ता। नेक्स्ट है, संयुक्त अपकृत्यकारी और स्वतंत्र अपकृत्यकारी के मध्य अंतर के लिए एक प्रमुख केस कौन सा है? तो यह जो केस है मैरीवेदर बनाम निक्सन का केस, यह संयुक्त जो अपकृत्यकारी हैं और स्वतंत्र अपकृत्यकारी हैं इनके मध्य अंतर बताता है। इसी प्रकार से जब महबूब साहब का केस आप देखेंगे आईपीसी के अंतर्गत, तो वहाँ पर जो है समान आशय और सामान्य आशय के संदर्भ में बताया गया है। तो संयुक्त अपकृत्यकारी इनका जो आशय होता है यह सामान्य आशय होता है, अर्थात एक दूसरे के जो विचारों का मिलन हुआ होता है, लेकिन जो स्वतंत्र अपकृत्यकारी हैं इनका आशय समान होता है। तो समान आशय और सामान्य आशय का तात्पर्य है कि दो या अधिक व्यक्ति मिल करके विचार विमर्श करके कोई कार्य अपराध करते हैं तो यह माना जाता है कि वे जो है सामान्य आशय के अंतर्गत कार्य करते हैं और वे संयुक्त अपकृत्यकर्ता या संयुक्त रूप से अपराधी कहलाते हैं। लेकिन जब दो अलग अलग व्यक्ति हैं, तीन अलग अलग व्यक्ति हैं, वह एक साथ आकर के मारने लगते हैं या इसके प्रति अपराध करते हैं जबकि ये आपस में एक दूसरे को नहीं जानते हैं, तो वे जो है स्वतंत्र एक दूसरे के स्वतंत्र अपकृत्यकर्ता कहलाएंगे और जो उनका जो आशय है वह समान है लेकिन सामान्य नहीं है, अर्थात उनके जो दिमागों में मिलन नहीं हुआ है। तो यही अंतर है संयुक्त अपकृत्यकारी और स्वतंत्र अपकृत्यकारी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अपकृत्यकर्ता का उदाहरण है? तो संयुक्त अपकृत्यकर्ता का इसमें उदाहरण है स्वामी और सेवक, प्रधान और अभिकर्ता अर्थात जो मालिक और उसका एजेंट है और एक फर्म के भागीदार। तो ये जो सभी हैं यह संयुक्त अपकृत्यकर्ता के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त अपकृत्यकर्ता तभी हो सकते हैं जबकि जो उनकी जो अभिकल्पना है या उनका आशय है वह सामान्य हो, अर्थात कॉमन होनी चाहिए। नेक्स्ट है, यह नियम कि संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं द्वारा आपस में अंशदान नहीं होगा, इसे समाप्त कर दिया गया। तो इसे जो है भारत में समाप्त किया गया है विधायी अधिनियम बना करके, और यह जो नियम था यह प्रतिपादित किया गया था मैरीवेदर बनाम निक्सन का केस था। इसी केस में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, लेकिन जो है भारत के संदर्भ में विधायी एक अधिनियम बनाकर इसको समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है, खुसरो एस गांधी बनाम N.A. गुजदर, यह केस है 1970 का सर्वोच्च न्यायालय का। तो यह पूछ रहा है कि यह किस विषय पर एक महत्वपूर्ण केस है? तो यह जो है केस है संयुक्त अपकृत्यकर्ता के संबंध में समझौता और संतुष्टि से संबंधित जो केस है। तो दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो के तहत हमने 100 प्रश्नों को सॉल्व किया जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और बिहार पीसीएससी की परीक्षा के लिहाज से ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ पर टाट से संबंधित 15 प्रश्न पूछे जाते हैं और इसलिए जो है टाट को बेहतर तरीके से पढ़ना और उसे समझना आवश्यक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और चैनल पर बने रहिए और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।